हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। आज हम बात करेंगे दो देशों के खूनी संघर्ष के बारे में, दो देशों के अस्तित्व की लड़ाई के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। और इनके खूनी संघर्ष को समझना है तो हमें इसका इतिहास भी जानना पड़ेगा। वैसे तो इसका इतिहास बहुत बड़ा और बहुत पुराना है, लेकिन आज हम इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं में बात करेंगे और बहुत ही कम शब्दों में समझेंगे इनका इतिहास क्या है। इनका इतिहास समझने के लिए हमें जो है 14वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य से बात करनी पड़ेगी। 14वीं शताब्दी में एक साम्राज्य था जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैला हुआ था। उस समय का ये बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था जो 17वीं शताब्दी तक अपने चरम पे था। 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे इसका पतन चालू हुआ और 19वीं शताब्दी में ये टूट गया। ये वही समय था जब यूरोप में नेशनलिज्म की आंधी आई। वहां पे हर इंसान राष्ट्रवाद की बात कर रहा था। इटालियन इटली के लिए बात कर रहे थे, जर्मनी के लिए बात कर रहे थे, फ्रेंच फ्रांस के लिए बात कर रहे थे। इसी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर यहूदियों के अंदर भी ये भावना आई और उन्होंने वहां पे जोनिस्ट मूवमेंट चालू किया, जिसको यूरोप में बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया और इनको वहां पे बहुत ही ज्यादा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। वहां से यहूदी अपनी जान बचाकर भागकर यरूशलेम आए और वहां आसपास आके बस गए। इसके बाद एंट्री होती है इस कहानी में इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो भारत के लिए नहीं, फिलिस्तीन और इसराइल के लिए भी एक विलन से कम नहीं है। 1917 में इसने एक बालफोर डिक्लेरेशन किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम यहूदियों को एक अलग देश बना के देंगे फिलिस्तीन की ही जगह पर। और साथ ही इन्होंने अरब से बोला कि अगर वो ऑटोमन साम्राज्य से लड़ने में हमारी मदद करे तो हम फिलिस्तीन को उनको दे देंगे। बट इन्होंने चुपचाप फ्रांस और रशिया से साथ मिलके एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया जिसको साइक पिको एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ये एग्रीमेंट था कि मिडिल ईस्ट में बंटवारा कैसे होगा और किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा आएगा जो इसके ऊपर रूल करेगा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिलिस्तीन इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद ये वही समय था जब धीरे धीरे यहूदी यहाँ पे आए और बसने लगे। ये अरब से वहां पे जमीन खरीदते थे और वहां पे बस जाते थे। देखते ही देखते 30 सालों में ये यहूदी यहाँ पर 3% से 30% हो गए। और उसके बाद छोटे मोटे कुछ यहाँ पे कहानियां हुई हैं, जैसे कि एक हुआ था अरब रिवोल्ट जो 1936 में हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने यहूदियों के साथ मिलकर दबा दिया था। फिर ये बात आती है वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू के समय पे एक ऐसी घटना हुई जिसको होलोकॉस्ट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, जो इंसानियत की सबसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। इसमें यहूदियों का नरसंहार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना में 4.2 मिलियन, करीब 42 लाख यहूदियों को मार दिया गया था और जिसमें सबसे अहम भूमिका हिटलर ने निभाई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है कि हिटलर ने यहूदियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया था। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हिटलर एक आम सैनिक था और वो वहां पे जब उसकी सेना हार रही थी तो वो जाके घर में छुप गया था, जिसका पता एक यहूदी ने उनके अपोनेंट वाली सेना को दे दिया था और हिटलर पकड़ा गया था। फिर इसको सजा हो गई थी। उसके बाद जब ये दोबारा वापस आया और जर्मनी का तानाशाह बना, तब उसके मन में राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल थी और उसको लगा कि यहूदियों के अंदर जर्मनी को लेकर राष्ट्रवाद नहीं है, जिसका बदला उसने इतनी बुरी तरीके से लिया कि कहा जाता है कि कमरे में बंद करके जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी। गैस चैम्बर में यहूदियों को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये घटना बहुत ही खतरनाक थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब 1945 में यूएन बना। उसके बाद ही ये वही समय था जब 1947 में भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था ब्रिटिश ने, और इतना गंदा विभाजन करके गए थे जिसका विवाद और उसकी प्रॉब्लम हम आज तक झेल रहे हैं। सेम यही इन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के साथ भी किया। इन्होंने जब 1947 में यूएन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 2 नेशन बनाए जाएंगे, एक इसराइल और एक फिलिस्तीन। 1948 में ये रेजोल्यूशन को जमीनी तौर पे इसको पूरा किया गया और 2 देश बना दिए गए, इसराइल और फिलिस्तीन। लगभग 2 बराबर भागों में इसको बांट दिया गया। और बट यरूशलेम को यूएन ने अपने कंट्रोल पे रखा क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों की आस्था थी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सबसे विवादित जगह थी और सबसे पवित्र जगह भी मानी जाती है। फिर क्या था, 1948 में जैसे ही इसराइल का गठन हुआ, अरब देशों की आंखें इसराइल के ऊपर लग गई। उसको लगा कि ये वही समय है कि हम इस पे हमला करके इसराइल को हमेशा के लिए खत्म कर दें। 1948 में इसराइल के ऊपर सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने हमला कर दिया।
उसके बाद क्या था, इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था। अगर इजराइल वहां हार जाता तो इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इजराइल की मदद की पश्चिमी देशों ने और इजराइल ऐसे लड़ा जैसे वो उसकी अंतिम लड़ाई हो, और उसने जो है इन तीनों देशों की सेनाओं को पीछे ढकेलते हुए अपनी सीमा का भी विस्तार कर लिया। बट साथ ही साथ क्या हुआ, जो गाजा पट्टी थी वो इजिप्ट ने कब्जा कर ली, और जो वेस्ट लैंड था वो जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन अपने ही देश में 7 लाख फिलिस्तीनी रिफ्यूजी बन गए। इसमें नुकसान केवल फिलिस्तीनियों को हुआ, इजराइल को तो अपनी सीमा का उसने विस्तार ही कर लिया था। कुछ समय तक ये सब शांत रहा। उसके बाद एक समय आया जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। 1967 में ये लड़ाई हुई थी। फिर इन्हीं 3 देशों को 5 और देशों का बल मिला, और ये 8 देशों की ताकत मिलकर इन्होंने वापस इजराइल पे हमला किया। इनको लगा इस बार तो हम इजराइल को मिटा ही देंगे, लेकिन इजराइल ने मात्र 6 दिनों में इन 8 देशों को धूल चटा दी थी, और उसी के साथ उसने सीरिया की गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया था, जॉर्डन के वेस्टलैंड पे भी कब्जा कर लिया था। साथ ही उसने गाजा पट्टी को तो लिया ही लिया था, लेकिन सिनाई पेनिसुला एक जगह है इजिप्ट की, काफी बड़ा क्षेत्र, उसको भी कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में इजराइल ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और अपनी सीमा को, अपना जो क्षेत्रफल था उसको खुद से 3 गुना कर लिया। आने वाले समय में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक संधि हुई, जिसने इजराइल ने इजिप्ट को उसका जो है पेनिसुला वापस कर दिया, और साथ ही इजिप्ट पहला मुस्लिम देश बना इजराइल को एक कंट्री मानने के लिए, एक स्टेट मानने के लिए। उसके बाद इजराइल के अंदर ही एक पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसको इजराइल एक आतंकवादी संगठन कहता है, और ये उस टाइम पे प्लेन हाईजैक के लिए जाने जाते थे। उसी टाइम पर यहाँ पे एक इंतिफादा एक अरबी शब्द है। इंतिफादा जो है 1987 से 1993 तक चला। ये इंतिफादा क्या होता है, इसको टोटल बायकॉट कहते हैं, सारे नियम कानूनों का बायकॉट करना, और ये पीएलओ के द्वारा किया गया था। और ये इतना ज्यादा उग्र हो गया कि जिसमें से 100 यहूदियों और 1000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। 1993 तक यासिर अराफात को इस बात का एहसास हुआ कि हम इस तरीके से तो अपने ही देश के लोगों को और ही परेशानी में डाल रहे हैं, तो उन्होंने इजराइल से एक जो है समझौता किया, जिसको ओस्लो समझौता के नाम से जानते हैं, जो 1993 में हुआ था। इस ओस्लो समझौता में उन्होंने इजराइल को एक देश की मान्यता दी, और इजराइल ने उनको फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव माना, और उसके बाद उनको गाजा और वेस्टलैंड पे अधिकार दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार दे दिया। उसके बाद क्या था कि इन्हीं के बीच से कुछ कट्टर लोग जो है इस बात का नहीं समझे और बुरा माने, और उन्होंने अपना दूसरा संगठन बना लिया, जिसको हम हमास के नाम से जानते हैं। ये इतना उग्र और खतरनाक संगठन था, जो इजराइल को मानता ही नहीं, और इसका ये कहना है कि हम इजराइल को एक दिन मिटा के हम पूरे इजराइल पे फिलिस्तीन को वापस लाएंगे और पूरे इजराइल को मिटा देंगे। ये वही संगठन है जो इन दिनों चर्चा में है। हमास ने दूसरा जो है इंतिफादा किया, और ये इतना उग्र और खतरनाक था कि 2000 से 2005 तक चला, और 2004 में जो यासिर अराफात की रहस्यमयी मौत के बाद ये और उग्र हो गया कि इतना खतरनाक था कि इसमें 1000 यहूदियों की जान चली गई और 3200 फिलिस्तीनी भी मारे गए। इजराइल को इस बात का एहसास हुआ कि ये इतना जटिल और मुद्दा है कि इसको शायद इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उसने गाजा से अपनी सेना को पीछे लिया। उसने सोचा यहाँ पे चुनाव करा दिए जाएं, यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी होगी शायद उससे ये चीजें कंट्रोल में आ जाएं। तो उसने अपनी सेना को वापस लिया, और 2006 में यहाँ पे गाजा में चुनाव कराए गए। लेकिन कट्टर संगठन, जिसको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया इजराइल ने, वो चुनाव जीत गया, और पीएलओ की ही पार्टी फतेह यहाँ पे हार गई। फतेह ने भी हमास को एक आतंकवादी संगठन ही घोषित किया हुआ है। हमास ने फतेह को 2007 में गाजा से पूरी तरीके से हटा दिया, और गाजा में पूरा कंट्रोल खुद का कर लिया। हमास को पूरा समर्थन इराक का प्राप्त था, जिसकी वजह से इसको हथियार और दूसरे जो है वेपन वगैरह मिलते रहते थे, रॉकेट वगैरह मिलते रहते थे, जिसका यूज ये इजराइल के खिलाफ करता रहता था। इजराइल ने हमास को, गाजा को पूरी तरीके से जो है लॉक करके रखा हुआ है। सीमा जो भूमध्य सागर है वहां पे इनकी जो है नेवी खड़ी हुई है, वहां से कोई इनको मदद नहीं कर सकता। इधर इजराइल आर्मी खड़ी हुई है, वो कोई मदद नहीं कर सकता। इराक इसकी मदद करता है इजिप्ट के क्षेत्र से, वहां पे कई सारी सुरंगें बनाई हुई हैं, इनको मिसाइल, खाना वगैरह मुहैया कराता है। यहाँ की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि यहाँ पे 40% लोग बेरोजगार है। सोचिए एक ऐसा क्षेत्र यहाँ पे 40% लोग बेरोजगार है, वहां की हालत कैसी होगी। यहाँ का ऐसा बोला जाता है कि यहाँ की आबादी बहुत छोटे क्षेत्र में भी 20 लाख की आबादी है। यहाँ इतने ज्यादा रिफ्यूजीज कैंप है, इतने ज्यादा जो है फिलिस्तीनी है, जो खुद में बहुत ज्यादा परेशान और जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
गाजा आज शायद पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मनहूस जगहों में से है, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे खराब माना जाता है इसको। और यही सब विवाद की जड़ है जिसका आज का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। गाजा इजराइल पे रॉकेट मारता है, जो कि इसको इराक जो है समर्थन करता है। इजराइल के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इसको आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम की वजह से इजराइल अभी तक बचा हुआ, उसको उतनी क्षति नहीं होती है। कहा जा रहा है पिछले 5-6 दिनों में हमास ने इजराइल के ऊपर 1600 रॉकेट दागे हैं, और वहीं इजराइल ने उसके बदले में उसके ऊपर सिर्फ 600 रॉकेट एयर स्ट्राइक किए, 600 रॉकेट दागे हैं, जिसमें से गाजा में 83 से ज्यादा लोग की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो अभी चल रही है, और सुनने में आ रहा है कि हमास ने सरेंडर कर दिया है। वो चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इजराइल ने इस बात को नकार दिया है। और इजराइल बहुत जल्द, इजराइल ने ऐलान भी किया है कि 1 साल के अंदर वो कुछ ऐसा करेगा कि और आसपास की कोई शक्ति कभी इजराइल के ऊपर गलत निगाह से नहीं देख पाएगी। तो हम इंतजार करते हैं क्या करने वाला है इजराइल, क्या होगा आगे। ये था इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास, क्यों ये इतना विवादों में है और क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा मौत का तांडव चल रहा है। आई होप आपको पूरी इस घटना और इतिहास समझ में आया होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इजराइल के बारे में और बता देता हूँ। इजराइल इतना डेवलप हो चुका है कि उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देश उसको हरा नहीं सकता। ये मुस्लिम कंट्रीज उसको हरा ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई संपन्न देश भी उससे लड़ना चाहेगा तो उसको भी 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहूदियों का दिमाग ये अपने आप में एक जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है, एक रिसर्च का विषय है। कहा जाता है यहूदियों का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 900 लोगों को बांटे गए हैं, जिनमें से अकेले यहूदियों को 20% मिले हैं। सोचिए 900 में 180 अवार्ड यहूदी लेके, जबकि इनकी आबादी मात्र 2-3 करोड़ है और दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। आई होप ये सब बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको समझ आया होगा इसका इतिहास। थैंक यू सो मच।